नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो लगभग 3 महीने तक चला लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोरगुल आज थम गया। इतने लंबे चले चुनाव ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को थका दिया हो, ये तो लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 206 जनसभाएं की और 80 के करीब इंटरव्यू दिए। इस बार वो बहुत उपलब्ध थे। उन्होंने तय कर रखा था कि विपक्ष जो उन पर आरोप लगाता है मीडिया से दूर रहने या सिर्फ बाइट देने का, उसका तफसील से जवाब दे दिया जाए। मेहनत कांग्रेस ने भी यथासामर्थ्य की। चूंकि उनका गठबंधन कई बार सीट शेयरिंग को लेकर हिचकोले खा चुका था, कई जगह बड़े नेता इन वक्त में चलती गाड़ी से उतर रहे थे, फिर भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पर्याप्त मेहनत की। बीजेपी से भी मोदी के अलावा पूरी पार्टी भारी मेहनत कर रही थी। अब बारी है भगवत शरण में जाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में कल शाम तक के लिए ध्यान में बैठ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बाबा विश्वनाथ की शरण में पहुंचे। देर शाम तमिलनाडु के कोट्टई भैरवार मंदिर में दर्शन किया और कल वे तिरुपति बालाजी और सोमनाथ के दर्शन करेंगे। एमपी की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। वे इतनी डिमांड में थे कि 12 राज्यों को उन्होंने नाप लिया। आज आखिरी दिन भी वे उत्तर प्रदेश में थे। उन्होंने भी प्रचार के दौरान कई मंदिर, गुरुद्वारों में मत्था टेका। कांग्रेस के पास ऐसी कोई मंदिरों वाली तस्वीर ना तो दौरान प्रचार आई और ना ही अब आई है। तो आज बात इसी की करेंगे कि भगवान किसके पूजा पाठ ध्यान से प्रसन्न हो जाएंगे, तब जब वोटर भी अपना फैसला करीब करीब लिख ही चुका है। बीजेपी क्या अपने 400 पार के दावे के आसपास रहेगी या कोई उलटफेर होगा? कांग्रेस को इस चुनाव से क्या बड़ा कोई फायदा होगा? लगातार बतौर लीडर अपनी मार्कशीट कमजोर करते जा रहे राहुल गांधी को क्या इस बार का चुनाव अच्छे अंकों से पास करा पाएगा? और यह भी कि एमपी में सब कुछ गंवा चुकी जैसी जगह पर खड़ी हुई कांग्रेस को क्या कोई संजीवनी मिलेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, तकरीबन 3 महीने तक चला लोकसभा चुनाव का प्रचार आज शाम थम गया। बीजेपी का दावा अब की बार 400 पार का था और कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ सत्ता में आने के ख्वाब संजोए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 206 जनसभाएं देश भर में घूम घूम कर की और 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। अब वे कल शाम तक के लिए ध्यान में बैठ गए। ये वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बाबा विश्वनाथ की शरण में पहुंचे। देर शाम तमिलनाडु के कोट्टई भैरवार मंदिर में दर्शन किया और कल वे तिरुपति बालाजी और सोमनाथ के दर्शन करेंगे। एमपी की बात करें तो पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही भारी डिमांड में रहे डॉक्टर मोहन यादव ने भी देश भर में ढेरों सभाएं, रैलियां और रोड शो किए। इस दौरान उन्होंने भी कई मंदिरों और गुरुद्वारों में भी माथा टेका। अब जबकि चुनाव लगभग खत्म होने को है तो उम्मीद मेहनत के साथ साथ भगवान से भी होना लाजमी है। कांग्रेस ने अपनी गलतियों के आधार पर ये 5 नदियों वाला पवित्र पंजाब, इसको बांटने का भी काम किसी ने किया। काल के प्रवाह में ये पाप किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के माथे पे कलंक है, जिसके कारण से देश का बंटवारा हुआ। हमारे स्वाभिमान के प्रतीक को हम नहीं ले पाए, ये कलंक भी किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के माथे है, उनके साथ वालों के माथे है। और करतारपुर साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गलियारा खोलने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी यथेष्ट प्रयत्न चुनाव प्रचार के दौरान किए। एमपी कांग्रेस के नेताओं यानी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या जीतू पटवारी राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करने नहीं गए या बुलाए नहीं गए। मंदिरों में पूजा पाठ की तस्वीरें भी कांग्रेस की तरफ से विरली ही आईं। एमपी के संदर्भ में यदि बात करें तो चुनाव के पहले और दौरान भी कांग्रेस नेताओं की भगदड़ उल्लेखनीय रही। इस सब के बावजूद कांग्रेस को भी उम्मीद है कि उसका प्रचार कारगर रहा होगा और एमपी सहित पूरे देश में पार्टी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। मैंने जैसा कहा, बात ये चुनाव हो गए, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव था ये। हमने अपनी बात कही, बीजेपी ने अपनी बात कही। मैं बार बार कहता रहा कि बदलाव है, यातनाएं अद्भुत और अकल्पनीय है। लोग चेंज चाहते हैं, मध्य प्रदेश में इसका असर होगा। मैंने पहले भी कहा कि 2.5 की संख्या में कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी और मैं फिर से कह रहा हूँ कि चुनाव परिणाम पूरे देश में चौंकाने वाले हैं। इस बार का चुनाव शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिहाज से एक तरफा है
क्योंकि राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने, ट्रिपल तलाक से लेके कई कल्याणकारी योजनाएं भी थीं जो बीजेपी को आगे रख सकती थी। लेकिन पहले 2 चरणों के बाद जिस तरह से बीजेपी ने खुद चिंता अपनी संगठनात्मक बैठकों में जताई, उससे विपक्षी दलों का मनोबल ऊंचा हुआ। ये तमाम पूजा पाठ और ध्यान का फल किसको और कितना मिलेगा, इसे तय होने में भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, बीजेपी की बुद्धिमान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वाणी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं केदार सिरोही, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। केदार जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजेश सिरोटिया। राजेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत डॉक्टर वाणी से ही कर लेते हैं। डॉक्टर वाणी, क्या उम्मीद, किस तरह का आकलन अब की बार 400 पार होता दिख रहा है? नमस्कार BSTV के दर्शकों को और इस तमाम पैनल पे विराजमान बुद्धिजीवियों को भी मेरा नमस्कार जी। निश्चित रूप से परिणाम बहुत सुखद आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भरपूर प्रयास किया है। वरिष्ठ नेताओं ने निरंतर जनसंपर्क किया है, मुद्दों को जनता के समक्ष रखा है और इसके अलावा जनता तो देखती आ रही है पिछले 10 वर्षों से कि प्रधानमंत्री जी ने हर 5 साल के कार्यकाल में क्या उपलब्धि की है, क्या आगामी अगले जो सत्र होता है उसके लिए पहले से ही 100-125 दिनों का कार्यकाल कैसे सुनिश्चित किया है और तमाम अपनी मशीनरी अपने आला कमान के माध्यम से कैसे चुस्त चौबस कर तैयारी शुरू कर देते हैं वो अगले कार्यकाल के लिए। तो हम लोग आश्वस्त हैं कि कुछ कार्य उनके पिछले कार्यकाल में होंगे, जैसे 370 हो गया, कुछ आधुनिकीकरण, कुछ औद्योगिकरण, कुछ विकास, कुछ राष्ट्रवाद के मुद्दे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय पटल के मुद्दे, कुछ हमारे इकोनॉमिक फ्रंट जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को स्थिर करने के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय पूरे पटल पर एक भारत देश को एक बहुत मजबूत राष्ट्र के तौर पर प्रस्तुत करने के जो मुद्दे हैं बहुत सफलतापूर्वक हुए हैं। अब देखना ये है कि हम जो विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और विकसित भारत का एक जो कल्पना करके उसकी नींव रखी है और उसके कार्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की जनता निश्चित रूप से इसको स्वीकार के देश की जनता स्वीकार करेगी। डॉक्टर वाणी, दूसरे मान को इन करते हैं। केदार जी हमारे साथ है। केदार जी, यथावत सवाल, कॉपी पेस्ट आपकी तरफ, क्या उम्मीद अब चुनाव से? अब तो लगभग खत्म ही है, मतलब प्रचार तो थम गया, वोटिंग भी हो जाएगी 4 को नतीजे। सर, हम बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं। इस बार जो हमारा रणनीति था वो बहुत ही स्पष्ट, सरल और लोगों तक पहुंचने वाला था। इस बार हम लोगों ने कोई ज्यादा जिगजैग वाला रणनीति नहीं अपनाया, सीधा क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, प्रत्याशी के ऊपर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रत्याशी के आगे मोदी जी का चेहरा लगा दिया, मोदी जी ने भगवान राम का चेहरा लगा लिया। हम लोगों ने ग्रास रूट की मुद्दों को चुनाव लड़ा। देखिए, हमारे पास इस बार जो सबसे अच्छी ताकत रही, जो राहुल जी लंबे समय तक भारत में जो पैदल यात्रा किए हैं, उसमें जो वो असंख्य लोगों से मिले, हर वर्ग के लोगों से मिले, हर व्यवसाय वाले लोगों से मिले और उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों से मिलके जो एक बात समझी और उस पर जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, उसके बाद जो हमारा मैनिफेस्टो आया, जो हमारा बातचीत लोगों के बीच में हुई, उसके बाद में जो मंथन निकल के जो मुद्दे आए और उनका जो समाधान हम लोग लेके आए, वो उससे सारे लोग बड़े प्रभावित हुए। हम किसानों की बात करते हैं सर, MSP गारंटी का कानून मांग रहे हैं, GST से वो मुक्ति मांग रहे हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो लूट हो रही थी, उस लूट को रोकना चाह रहे हैं, वो हम सब ने उसका समाधान लेके आए। हमने युवाओं के लिए अग्निवीर का हम लोगों ने बात किया कि हम इमीडिएट राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे, अग्निवीर हटाएंगे। अब तो आकलन पे करते हैं सर बात। आपको ही पर्याप्त वक्त दिया पहले सवाल में, एक बार तीसरे मेहमान को इन करेंगे। राजेश सिरोटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, आप कैसे देखते हैं ये जो जिस तरह की आक्रामकता बीजेपी के कैंपेन में थी, उस तुलना में कांग्रेस का कैंपेन उतना ताकतवर तो नहीं था, इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन कैंपेन से सीटें नहीं तय होती ना। तो आपका आकलन इस इलेक्शन को लेके दोनों पार्टियों के लिहाज से?
नहीं, ये इस चुनाव में मेरे हिसाब से जो कांग्रेस में जो आक्रामकता थी वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज़्यादा थी। राहुल गांधी के जो कैंपेन था उसमें आक्रामकता ज़्यादा थी। सारी चीज़ें मतलब अच्छा चुनाव लड़ा गया है। ये कुल मिलाकर ये नहीं कह सकते कि कोई एक तरफा ये मामला रहा हो, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। आप इस चुनाव में सारी पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबने बहुत आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ा है। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो मोदी सेंट्रिक चुनाव हुआ है पूरे देश में, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर भारी दिख रहे हैं। लेकिन अब नतीजा क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मोदी मैजिक कितना असर करता है। अगर मोदी मैजिक होगा तो ही जो है मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों का जो दावा है वो पूरा हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप प्रत्याशियों के हिसाब से जाएं तो 18-22 का अंतर है, 19-20 का अंतर नहीं है। मतलब कैंडिडेट आपको ज़्यादा बेहतर लगे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के संदर्भ में? आप निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कम से कम 10 कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उतारे हैं जो कि जिनको देख के लगता है कि वो मोदी मैजिक के बगैर नहीं जीत सकते। हाँ, तो पिछली बार भी यही हुआ था। एक बार डॉक्टर वाणी को इन कर लेते हैं सर, एक बार डॉक्टर वाणी को इन करते हैं। डॉक्टर वाणी, जो राजेश सिरोठिया जी कह रहे हैं, ये बात पिछले इलेक्शन के वक्त भी मुझे याद है, 2019 में भी हम लोगों ने कही थी कि भाई कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको अपने इलाके में, इवन लोकसभा का क्षेत्र और दायरा बहुत लंबा होता है, तो अपने ही कुछ इलाकों में आइडेंटिटी क्राइसिस था, लेकिन 1.5, 2, 3 लाख से जीत गए क्योंकि लोगों ने वोट किया मोदी के लिए। यही आकलन अभी राजेश सिरोठिया जी सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका है कि भाई कैंडिडेट उतने सॉलिड नहीं थे आपके लिए। मोदी मैजिक कितना चलेगा, इस पर बात, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये लोकसभा चुनाव है, राष्ट्र के निमित्त एक चुनाव है, इसलिए हमारे पास एक गद्दावर नेता है मोदी के रूप में, जिनका चेहरा, जिनकी नीति, जिनकी रीति, जिनका सम्मान, जिनका इस देश के साथ सरोकार, जिनका समर्पण, जिनके वायदे, ये सब जनता को अपील करते हैं। और कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता है ही नहीं। राहुल गांधी ने तो इतनी सभाएं भी नहीं की है, 20, 25, 30 सभाएं की हैं। कई सभाएं तो उन्होंने मध्य प्रदेश में कैंसिल की, वो जा ही नहीं पाए। और यहां तक सुना है कि शायद बीच में इनके वरिष्ठ नेता तो छुट्टी लेने भी चले गए। कांग्रेस के कौन से वरिष्ठ नेता आपको दिखे हैं कहीं आते हुए जाते हुए? कमेंट्स के लिए भी नहीं दिखे। और रही बात फेस की, तो फेस वैल्यू तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर होनी ही चाहिए, क्योंकि आप एक पूरे राष्ट्र का नेतृत्व दे रहे हैं, आप एक पूरे अर्थव्यवस्था का एक चेहरा दे रहे हैं, आप एक राष्ट्र की बुलंदी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। और रही बात जो केदार जी ने कही किसानों की, तो मैं 8-10 सिर्फ योजनाएं अभी गिन के आपको सुना दूंगी। प्रधानमंत्री मासिक किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री संपदा योजना, सम्मान निधि योजना, मानधन योजना, और एक किसान का रेल सर्विस भी शुरू हुआ है जो मध्यम वर्गीय और छोटे किसानों को मदद करता है। रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर के लिए इतना भ्रम, आप लोग इस देश के वासी हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि आप देश में जहां उत्थान होने जा रहा है, आप उसके विरुद्ध बोलते हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते मैं मैडम, पर आप पूरे मोटे आपके सारे बिंदु ले लिए। केदार जी, दोनों बातों का जो आपने सुना, आऊंगा वाणिज्य वक्त है, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। मोटे सारे बिंदु ले लिए आपके। केदार जी आपने सुने भी। मैं एक एड ऑन ये कर देता हूं जो उनकी बात से ध्वनित हो रहा है। वो कह रहे कि भाई रख लो आप, जैसे राजेश जी ने भी कहा कि कुछ आपके कैंडिडेट स्ट्रांग थे, तो उनका भाव ये, शब्द ये नहीं थे, भाव ये था कि भाई रख लो आप कैंडिडेट स्ट्रांग,
वोट तो मोदी जी के नाम हो रहा है ना, वो तो एक नया राष्ट्र का नेता चुना जा रहा है उसमें। केदार जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का सपना ही रहेगा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, ये अभी भी मतलब लोकतंत्र में राजशाही लेके आ रहे हैं। मतलब यही तो जनता कह रही थी कि हमें काम तो हमारे लोकल सांसद से, हर जगह उनकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी मोदी जी की। इसीलिए बैतूल के जो सांसद थे उनने तो हाथ जोड़कर कहा कि मैं 5 साल कोई काम ही नहीं कर पाया, मुझे समझ में ही नहीं आया। बहुत से मंत्री ये कहते आए कि हमारे हाथ में तो पावर ही नहीं है, सेंट्रिक हो गया है, सिंगल मैन के हाथ में चल रहा है। ये जनता को समझ में आ गया। मेरी बड़ी बहन ने भी कई किसानों की योजनाएं गिना दी। बहन जी, किसान सम्मान निधि अभी 3.5 करोड़ किसानों को ही मिल रही है। OECD की रिपोर्ट पढ़िएगा, 15 लाख करोड़ का पिछले बार नुकसान हुआ। अभी आप लोगों ने 40% चने पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा के बाजार को गिराने का काम किया। आपने गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के लिए कल ही आपने मीटिंग की। आऊंगा पहले पूरी बात इनकी ले लेते हैं और थोड़ा राजेश जी के पास से होके आऊंगा। बोलिए केदार जी, बात पूरी करिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपके उसमें तो काफी रिपोर्ट है, पूरा का पूरा फायदा जो है वो कारपोरेट को दिया। अरे नेता तो हमारे राहुल गांधी हैं, जिनके लिए लाखों लोग पैदल चले बिना संसाधन के। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे बैंक अकाउंट सीज कर दी। आपके नेता की जो पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता है, वो पुलिस, पैसा और प्रशासन से। आप प्रशासन हटा लीजिए, आपकी ताकतें हटा लीजिए, वो उन्हीं राज्यों में भीड़ दिखी जहां पर आपके मुख्यमंत्री। ठीक है केदार जी, मैं एक बार वाणी जी जवाब देना चाह रही, लेकिन मैं एक बार राजेश सिरोठिया जी को इन करूंगा प्लीज, बहुत देर से गया नहीं उनके पास। राजेश जी, अब इस पर बात करते हैं, एमपी के संदर्भ में ही कर लेते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा दोनों पार्टियों की जो अगुवाई करने वाले लीडर है। मतलब जिस तरह से डिमांड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे, ताबड़तोड़ उन्होंने भी 12 राज्य नाप लिए, ढेरों कई लोगों के नॉमिनेशन से लेके रोड शो से लेके प्रबुद्धजन मीटिंग तक की। और ठीक उसी तरह जीतू पटवारी, दोनों का पहला इलेक्शन है बड़ा एज लीडर। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि मोहन यादव को तो भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती थी, जताना चाहती थी कि एक यादव फेस जो है उनके पास भी है। और वो ख़ासतौर से यूपी, बिहार और हरियाणा के जो यादव वोटरों के लिए था कि यादव हमारे लिए अछूते नहीं हैं, और इसलिए उन्हें उनका दूसरे राज्यों में उपयोग भी किया। जहाँ तक जीतू पटवारी का सवाल है, उनका एक्सेप्टेंस का मामला है, तो भारतीय, आपको पता है कांग्रेस पार्टी में जो नेता पुत्रों का जो आगे बढ़ाने का मामला है, उसके आगे जो है जीतू पटवारी थोड़े फीके पड़ जाते हैं। और वही चीज़ जो है इस चुनाव में सामने आई। और जीतू पटवारी जो है, जो उनका अपना खुद का कैंडिडेट जो है वो इंदौर में अक्षत बम जो है वो मैदान से, चुनावी मैदान से अचानक हट गया। ये उनके लिए बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है। तो ये चीज़ें बहुत मायने करती हैं, और ये चीज़ें जो है वो आपको चुनाव में समझ में आएंगी। एक बार डॉक्टर वाणी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वाणी कुछ जवाब भी देना चाह रही थी, मैं एक सप्लीमेंट्री एड ऑन कर लेता हूँ। वाणी जी सुन लीजिए, मैं ये कर रहा हूँ कि वो इस दौरान जो हमने देखा आपकी पार्टी के तमाम नेता इंक्लूडेड सीएम डॉक्टर मोहन यादव जहाँ जहाँ भी जा रहे थे, पूजा पाठ, मंदिर, गुरुद्वारा, ये साथ साथ चलने की वजह क्या थी? केवल यही कि सनातन को लेके आस्था है, या फिर ये कि भाई एक तरह से वोटर पे इंप्रेशन जाता है? क्यों नहीं हो सनातन पे आस्था? मैं भी जब सुबह घर से निकलती हूँ तो मैं पहले अपना दीपक जलाकर और अपनी पूजा करके निकलती हूँ। और मैं एक सरदार परिवार में हूँ और मुझे गर्व है कि मुझे सनातन में अपने धर्म को निभाने की मुझे एक अवसर मिलता है। ये मेरा हक है। जैसे मैं हूं वैसे ही ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। सनातन धर्म का अपना फर्ज निभाने का वो पूरा करते हैं। और रही बात जो ये कांग्रेसी, मेरे को तो धिक्कार है इनकी मानसिकता पे, गुलामी के सौदागर हैं। आपको मैं याद दिलाती हूँ 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि रवि नदी का पानी कांग्रेस सरकार द्वारा पता नहीं कितने वर्षों से पाकिस्तान को दिया जा रहा था, उन्होंने ये बंद किया।
पंजाब के जो बुरे हाल हैं आज, पंजाब हमारी स्वर्ण भूमि था, आप देखिए क्या हाल किया हुआ है उड़ता पंजाब। आप ये हाल देखिए जो कांग्रेस शासित प्रदेश में, चाहे वो अरे आप मेरे को बोलने दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला। सुन लेते केदार जी, सुन लेते आपके पास ही आऊंगा, इसके बाद मौके पे बोलिए, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा। हाँ, राजस्थान देख लीजिए आप, जो कांग्रेस शासन था तब, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आप केरल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, आप इनके दोहरे चरित्र देख लीजिए। वहां पे इन्होंने ये एक तो तरफ बात करते हैं कि राहुल गांधी जी ने इतनी भव्य पैदल यात्रा की, शुरुआत जहां से हुई यात्रा, वहां देखिए कौन साथीगण थे इनके, कितने रोहिंग्या थे वहां पे। आप उस यात्रा में का परिणाम देखिए ना, इनका जो घोषणा पत्र था, ओ आई एम सॉरी, क्या था उसका नाम, न्याय पत्र। न्याय किस पे था, पूरा मुस्लिम लीग की छवि है उसमें, ऐसे लगता है इंडियन मुस्लिम लीग का पुराना घोषणा पत्र है। अब जवाब ले लेते, अब डॉक्टर वाणी आप जवाब ले लेते हैं, आपको ही पूरा वक्त दिया, उनको वो बीच में बोलने में नहीं दिया गया। अब आप जवाब लेते हैं। अब मैं केदार जी के पास जाना चाहूंगा। केदार जी, यही सवाल थोड़ा सा परिमार्जित करके आपकी तरफ लेके आता हूं कि एक मैसेज तो जाता है, मैं कह रहा हूं कि भाई जो गैर राजनीतिक हिंदू भी होता है, वो जब देखता है कि भाई आस्था और सबके इष्ट आराध्य वो अपने अपने इलाके में बड़े बड़े पुण्य क्षेत्रों में होते हैं, जब वो नेता को जाते हुए देखता है तो उसे थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी कुछ असर दिखा जाएगा चुनाव में? देखिए सर, मुझे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का दिवालिया पे टेंशन हो रहा है। इनको तो अभी अच्छे इलाज की जरूरत है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक तरफ मुसलमानों को डराते हैं, दूसरी सभा में मुसलमानों को गले लगाते हैं। एक तरफ कहते हैं मुसलमान पूरा हिस्सा ले जाएंगे, दूसरी तरफ उनको बोलते हैं हज पे भेजेंगे, हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, हम उनके लिए कौशल की बातें करेंगे। अरे ये जनता समझ गई है। अरे राजनीति और धर्म में अंतर आ गया है। आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हैं। आप मध्य प्रदेश बताइए, तीसरे नंबर का मध्य प्रदेश हो गया नशे में। कहाँ है आप? थोड़ा सोचिए। मध्य प्रदेश बेरोजगारी में पूरे देश में चौथे नंबर पर खड़ा है, महिला अपराध में तीसरे नंबर पर, किसान आत्महत्या में दूसरे नंबर पर, कर्जा लेने में पहले नंबर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेचने में 7वें नंबर पर, अस्पताल में 12वें नंबर पर। अरे क्या हो रहा है? आप वो लोग कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूं और इनसे मजबूत हिंदू हूं। हम हमारा धर्म का, हमारी आस्था का अपने व्यक्तिगत उस पर रखते हैं, उसकी मार्केटिंग नहीं करते, उसके वोट लेने का लोकतंत्र में आप काम दिखाओ ना। काम क्या दिखाओगे? अभी बजट सत्र आ रहा है, कटोरा लेके फिर घूमना शुरू हो गए कि पैसा दो पैसा दो। कोई पैसा देना नहीं चाह रहा। ठीक है, अब राजेश जी को करेंगे। अब राजेश जी को करेंगे। राजेश जी, यही सवाल आपके तरफ, कोई कार्ड चला होगा आपको लगता है? राम मंदिर का जब 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा था, वहां पर भव्य रामलला विराज रहे थे भव्य मंदिर में, तभी लग रहा था कि ये बिल्कुल गेम चेंजर हो जाएगा। बीजेपी को शायद लगा होगा, आपको लगता है कि ये एजेंडा कुछ काम किया होगा देश भर में? देखिए, खुद प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि राम मंदिर उनके लिए, कोई पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं था, ना है, ना रहेगा। उनके काम ही बोलेंगे। तो ये बात जो है, जब वो खुद प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि उनके लिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन ये राम मंदिर जो है एक आस्था का प्रश्न है, बेशक निष्ठा का प्रश्न है। और जो विपक्षी दल हैं उन्होंने उसको अघोषित रूप से बायकॉट करके इस तरह से एक मैसेज दिया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं रह जाती। डॉक्टर वाणी, ये बाय डिफॉल्ट आपको इस मामले में लीड मिल गई, ऐसा ये शब्द नहीं थे लेकिन भाव थे राजेश सिरोठिया जी के, कि इसलिए आप लोगों ने उससे ज्यादा ग्लोरीफाई या मैक्सिमाइज नहीं किया राम मंदिर मुद्दे को, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली लीड मिल गई थी कांग्रेस के बायकॉट के कारण। उसको ग्लोरीफाई करने की हमें आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इनका सनातन के प्रति समर्पण सब जानते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो कहा कि राम मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि जो प्रथम नागरिक है हमारा, वो वहां गई और वो पिछड़ी एक समाज से है, इसलिए इससे निंदनीय कोई टिप्पणी हो सकती है? ये बोल रहे हैं कि हमने मुस्लिम समुदाय को एक तरफा करा है, बिल्कुल नहीं। सबसे सुरक्षित मुस्लिम
भारत देश में ही है, और वो इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। दूसरी, हज समिति में कोटे का इजाफा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है। पढ़िए आप, हज के कितने यात्री जाते हैं, अब उसकी जानकारी नहीं है आपको। आयुष, आप बोल रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं हुआ, भीख मांगनी पड़ती थी भाई साहब। मेरा नाती, मेरा रिश्तेदार, मेरा पिता, मेरी पत्नी बहुत सीरियस है, हमें राशि की आवश्यकता है, कभी विधायक से भीख मांगते थे कांग्रेस शासन में, ठीक है। कभी माणिक जी, माफ कीजिए, बिल्कुल क्लोजिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा, वक्त हाथ से फिसल गया। केदार जी को एक अवसर क्लोजिंग का। केदार जी जल्दी बात पूरी करिए। 1 लाख करोड़ के गहने गिरवी रखे हैं इस भारत में पिछले साल, 1 लाख करोड़ के, और वो इसलिए रखे हैं मैडम, अरे सुन लीजिए, आप आंकड़ों की बात करेंगी ना मुझसे तो बहुत पिछड़ जाएंगी। यहाँ दूसरा मत समझिएगा। 1 लाख करोड़ का तो क्रेडिट कार्ड ले रखा है आपने, शिक्षा लोन 1 लाख करोड़ का ले रखा है। कौन सी बातें कर रही हैं आप? आंकड़ों पे आएंगी तो आपकी अस्पताल में पंखे नहीं लगे, स्कूल में टेबल कुर्सी नहीं लगी है। कीजिए केदार जी, रोकना पड़ेगा, ये चर्चा दिलचस्प हो रही थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात सही है कि जितने भी मुद्दे हमने यहाँ पर डिस्कस किए, उन सब वो सारे मुद्दे वाबस्ता थे इलेक्शन से। जैसे राजेश जी भी कह रहे थे कि भाई किसका कितना असर होगा, ये तो पता चलने में अब ज़्यादा लंबा वक्त है भी नहीं, 4 तारीख को ही पता चल जाएगा कि कौन सा एजेंडा लोगों को बहुत भा गया और लोगों ने भारी बहुमत से उन्हें जिता दिया। तो इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए BS TV।